मूवी शुरू होती है एक बहुत बड़े झरने के पास। एक मानव रूपी एलियन एक स्टारशिप को ग्रह छोड़ते हुए देखता है और फिर एक काले तरल से भरा पात्र निकालकर पी लेता है। तुरंत ही वो तरल उसके शरीर पर हावी होने लगता है। उसकी त्वचा काली हो जाती है और उसका डीएनए घुलने लगता है, जिससे एलियन पानी में गिर जाता है। उसका शरीर भी पिघलने लगता है और उसका डीएनए बहते पानी के साथ दूर चला जाता है। साल 2089 में डॉक्टर एलिजाबेथ और चार्ली की टीम स्कॉटलैंड की एक गुफा में 35,000 साल पुरानी पेंटिंग्स खोजती है। ये वही तरह की पेंटिंग्स हैं जो उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई थी, ऐसी संस्कृतियों से जो कभी एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी। 2 साल बाद प्रोमीथियस नाम की स्टारशिप धरती से रवाना होती है। पूरा क्रू क्रायो स्लीप में होता है और सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी एक रोबोट डेविड की होती है। खाली समय में वो इंसानों की तरह जीना सीखता है, खेल खेलना, फिल्में देखना, बाल रंगना और पुरानी भाषाएं सीखना। उसे क्रू के सपनों में झांकना भी पसंद है, जैसे एलिजाबेथ का सपना जब वो बचपन में एक अफ्रीकी जनजाति को किसी को दफनाते देखती है और उसका पिता बताता है कि हर संस्कृति की मौत को लेकर अपनी मान्यताएं होती हैं। 2 साल की यात्रा के बाद जहाज अपने गंतव्य पर पहुंचता है और डेविड सबको जगा देता है। सभी को ठीक होने और खाना खाने का समय मिलता है। कप्तान यानी कि क्रिसमस ट्री भी लगाता है, जिससे मेरेडिथ को बेवकूफी लगती है। वो सबके काम की निगरानी करने की जिम्मेदार है। मिशन ब्रीफिंग शुरू होती है और मेरेडिथ एक होलोग्राफिक वीडियो चलाती है, जिसमें पीटर वेलैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ बोलते हैं कि जब तक वे ये वीडियो देखेंगे वो मर चुका होगा और डेविड उसके लिए बेटे जैसा है। पीटर हमेशा से जानना चाहता था कि इंसान कहां से आए और मरने के बाद क्या होता है, इसलिए उसने एलिजाबेथ और चार्ली की थ्योरी पर यह मिशन फंड किया। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें जो पेंटिंग्स मिली वो एक स्टार मैप दिखाती हैं, जो उन्हें एक ऐसे ग्रह तक ले जा सकती हैं जहां जीवन संभव है, और वही जगह अब उनकी मंजिल है। एलिजाबेथ मानती है कि ये मैप उन इंजीनियर्स ने छोड़ा था जिन्होंने मानव जाति की रचना की, हालांकि बाकी क्रू को शक है। थोड़ी देर बाद मेरेडिथ दोनों डॉक्टरों को अपने निजी क्वार्टर में बुलाती है, जहां उसकी खुद की मेडिकल पॉड और लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। मेरेडिथ बताती है कि उसे नहीं लगता उन गुफा की लिखावटों का कोई मतलब है और वो ये सब सिर्फ पीटर के लिए कर रही है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि पैसे बर्बाद न हो। अगर डॉक्टरों को कोई जीव मिल भी जाए तो उन्हें संपर्क करने की इजाजत नहीं है, जिससे दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि फिर आए ही क्यों। डेविड ने पिछले 2 सालों में कई प्राचीन भाषाओं को समझा है और उसे यकीन है कि वो इंजीनियर्स से बात कर सकता है, लेकिन जब वो ग्रह को संदेश भेजता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। क्रू लैंडिंग का फैसला करता है। जहाज वातावरण से गुजरते हुए कोई रेडियो सिग्नल या गर्मी के निशान नहीं पाता, यानी वहां कोई सभ्यता नहीं। मगर चार्ली जमीन पर सीधी रेखाएं देखता है जो प्राकृतिक नहीं लगती और जहाज वहीं उतरता है। टीम अभियान के लिए तैयार होती है और डेविड भी सूट पहनता है, जबकि उसे जरूरत नहीं होती। वो बस इंसानों की नकल करने के लिए ऐसा करता है। टीम वाहनों से एक गुंबद नुमा संरचना तक पहुंचती है, जिसे जियोलॉजिस्ट फाइफील्ड यह तय नहीं कर पाता कि ये प्राकृतिक है या नहीं, लेकिन वो कहता है कि ये खोखली है। अंदर पहुंचते ही वो 2 विशेष प्रोब छोड़ता है जो पूरी जगह का नक्शा बनाते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हैं। अंदर पानी का एक स्रोत मिलता है जो धूप से गर्म है और यहाँ का CO2 स्तर भी सामान्य है। बाहर की हवा जहरीली है मगर अंदर सांस लेना संभव है। चार्ली मानता है कि ये एलियंस यहाँ का वातावरण बदल रहे थे और वो अपना हेलमेट उतारकर जांच करता है। हवा ठीक है, बाकी सब भी हेलमेट उतार देते हैं। तभी डेविड को दीवार पर अजीब सा तरल और कुछ प्रतीक मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी भाषा की समझ से सक्रिय कर देता है। अचानक गलियारों में दौड़ती आकृतियों का होलोग्राम प्रकट होता है और क्रू उनका पीछा करता है, जब तक कि उन्हें दरवाजे के पास पड़ा एक एलियन शव नहीं मिल जाता। फाइफील्ड खतरा भांप जाता है और कहता है कि अब जियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं, इसलिए वो और जीव विज्ञानी मिलबर्न जहाज पर लौटने का फैसला करते हैं। डॉक्टर शव की जांच करते हैं, जबकि डेविड दरवाजा खोलने में सफल होता है और अंदर उन्हें एलियन का सिर पूरी तरह सुरक्षित हालत में मिलता है। बाकी क्रू को और शव मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यह प्रजाति अब विलुप्त है। कमरे में कीड़े भी हैं, यानी यहाँ जीवन संभव है। साथ ही वहाँ एक विशाल मानव रूपी सिर की मूर्ति, छत पर चित्र और कई पत्थर के सिलेंडर रखे हैं। डेविड देखता है कि वे सिलेंडर पसीज रहे हैं और उनमें से एक से काला जैविक पदार्थ निकलने लगता है। एलिजाबेथ दीवारों पर बने म्यूरल्स देख रही होती है, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि कमरे का माहौल बदल रहा है। उसे लगता है कि उन्होंने कमरे का वातावरण बिगाड़ दिया है, इसलिए वो और चार्ली एलियन का सिर पैक करने लगते हैं, जबकि डेविड चुपके से एक सिलेंडर उठा लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये गुफा असल में एक कब्र है। उसी वक्त यानिक को पता चलता है कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है और वो डॉक्टरों को चेतावनी देता है। मेरेडिथ उन्हें सिर्फ 15 मिनट देती है जहाज तक पहुंचने के लिए, वरना वो रैंप बंद कर देगी। सब तेजी से भागते हुए लौटते हैं और मुश्किल से समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में एलियन का सिर गिर जाता है और एलिजाबेथ उसे उठाने लौटती है। तभी तूफान उसे घेर लेता है और हवा उसे जहाज तक धकेल देती है। चार्ली उसे बचाने निकलता है, लेकिन गाड़ी तूफान में फंस जाती है। अंत में डेविड तारों की मदद से दोनों को खींचकर अंदर लाता है। जहाज पर लौटने के बाद सब अपने शरीर की डिकंटेमिनेशन करते हैं। तभी पता चलता है कि मिलबर्न और फाइफील्ड अब तक वापस नहीं आए। दोनों गुफा के अंदर रास्ता भटक चुके हैं, यानिक उन्हें बताता है कि तूफान की वजह से वो रात तक नहीं लौट सकते। इस बीच टीम एलियन के सिर को
स्टेरलाइज करती है और स्कैन से पता चलता है कि वो कोई कवच नहीं बल्कि हेलमेट है। अंदर उन्हें एक मानव रूपी सिर मिलता है जिसकी कोशिकाएं अब भी बदल रही हैं। वे एक वायर लगाकर उसके दिमाग को सक्रिय करते हैं ताकि लगे वो जीवित है। प्रयोग काम करता है, लेकिन ज्यादा उत्तेजना से सिर फट जाता है। एलिजाबेथ सैंपल की जांच करती है और खुश हो जाती है जब पता चलता है कि उसका डीएनए इंसान से मेल खाता है। यानी उसकी थ्योरी सही थी कि ये जीव मानव जाति के निर्माता थे। इसी बीच डेविड एक गुप्त क्रायोस्लीप पॉड में रखे रहस्यमयी व्यक्ति के पास जाता है और अपडेट देता है। इसके बारे में सिर्फ मेरेडिथ जानती है, जो गुस्से में डेविड से पूछती है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। डेविड बस जवाब देता है, उन्होंने कहा और कोशिश करो। फिर डेविड उस सिलेंडर की जांच करता है जो वो लाया था, जिसमें कई कैप्सूल और काला तरल होता है। उसे एक आइडिया आता है और वो चार्ली के पास जाता है, साथ में ड्रिंक करने के बहाने। दोनों बात करते हैं कि वे अपने जवाबों के लिए कितना आगे जा सकते हैं। बाद में चार्ली एलिजाबेथ के पास जाता है और वो उसे डीएनए की खबर बताती है। दोनों खुशी में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी वक्त गुफा में मिलबर्न और फाइफील्ड एलियन लाशों के ढेर को देख रहे होते हैं जब अचानक यानिक का कॉल आता है। स्कैनर ने पास में किसी जीव के निशान पकड़े हैं। वैज्ञानिक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन तभी स्कैनर से आया सिग्नल गायब हो जाता है और यानिक इसे सिस्टम की गड़बड़ी मानता है। मिलबर्न और फाइफील्ड उस कमरे में पहुंचते हैं जहां मोनोलिथ और सिलेंडर रखे होते हैं जिनसे काला तरल बह रहा होता है। उन्हें हैरानी होती है जब वे देखते हैं कि उस तरल में एक सरीसृप जैसा एलियन तैर रहा है। मिलबर्न जैसे ही पास जाता है, वो जीव उसकी बांह से चिपक जाता है और तोड़ने की कोशिश करता है। फाइफील्ड मदद के लिए उस जीव को काटता है, लेकिन एलियन का जहरीला तरल उसके हेलमेट पर गिरकर उसे पिघला देता है और उसके चेहरे तक पहुंच जाता है। फाइफील्ड दर्द से तड़पता है, जबकि वह जीव मिलबर्न के सूट में घुसकर उसे मार देता है। अगले सुबह चार्ली की तबीयत खराब होती है और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। यानी सभी को बताता है कि तूफान खत्म हो गया है, लेकिन अब भी वैज्ञानिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए वे खोज पर निकलेंगे। उसके लोग स्कैन में गड़बड़ी नहीं ढूंढ पाए, इसलिए डेविड कहता है कि वो खुद प्रोब को ढूंढेगा और ठीक करेगा। लेकिन जब बाकी टीम गुफा में खोज कर रही होती है, डेविड जानबूझकर अपना रास्ता अलग लेता है और जो कुछ देखता है उसका वीडियो मेरेडिथ को भेजता है। उसे एक और कमरा मिलता है जिसमें हजारों सिलेंडर और एलियन के कवच रखे होते हैं। फिर वो एक गलियारे से गुजरकर उस चेंबर में पहुंचता है जहां कई क्रायोस्लीप पॉड रखे होते हैं। डेविड एक मशीन एक्टिव करता है जो इंजीनियर्स का होलोग्राम दिखाती है। वे एक स्टार मैप देख रहे होते हैं जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। जैसे ही होलोग्राम खत्म होता है, डेविड देखता है कि एक क्रायोस्लीप पॉड चमक रहा है, यानी उसमें अब भी एक जीवित इंजीनियर मौजूद है। इस बीच चार्ली बार बार गिरने लगता है और एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वो बीमार है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। उन्हें मिलबर्न की लाश मिलती है और जैसे ही वे पास जाते हैं, वो छोटा सरीसृप एलियन बाहर निकलकर फिसलता हुआ भाग जाता है, मगर फाइफील्ड कहीं नहीं दिखता। तभी चार्ली की हालत बहुत बिगड़ने लगती है, तो एलिजाबेथ कहती है कि उसे तुरंत जहाज पर ले जाकर क्वारंटीन करना होगा। लेकिन जब वे लौटते हैं, चार्ली की त्वचा काली पड़ने लगती है। मेरेडिथ हैंगर पर फ्लेम थ्रोवर लेकर खड़ी होती है क्योंकि वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहती। यानिक और एलिजाबेथ उससे बहस करते हैं, लेकिन चार्ली खुद आगे बढ़कर मेरेडिथ के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो खुद उसे जला दे। एलिजाबेथ बेबस होकर ये सब देखती है। थोड़ी देर बाद पूरा क्रू क्वारंटीन कर दिया जाता है। डेविड एलिजाबेथ पर टेस्ट करता है, ये जांचने के लिए कि चार्ली ने उसे संक्रमित तो नहीं किया, लेकिन स्कैन में कुछ चौंकाने वाला दिखता है। एलिजाबेथ 3 महीने की गर्भवती है, जबकि 3 महीने पहले वो क्रायोस्लीप में थी। भ्रूण का आकार बहुत डरावना और अजीब था, इसलिए एलिजाबेथ उसे निकालना चाहती थी। लेकिन डेविड ने कहा कि उनके पास ऐसा सर्जरी करने के लिए न तो साधन है और न ही लोग। अचानक एलिजाबेथ के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, तो डेविड ने उसे सुलाने के लिए दवा दे दी। कुछ देर बाद कुछ क्रू सदस्य उसे जगाते हैं ताकि उसे क्रायोस्लीप कैप्सूल में डाल सकें, जब तक तय न हो कि उस भ्रूण का क्या करना है। एलिजाबेथ मना कर देती है और सबको धक्का देकर भाग जाती है। उसे मेरेडिथ का मेडिकल पॉड मिलता है और वो उससे सीजेरियन की मांग करती है, लेकिन वो मशीन सिर्फ पुरुषों के लिए सेट होती है, इसीलिए वो विदेशी चीज निकालने का आदेश देती है। मशीन तैयार हो जाती है और उसे एनेस्थेटिक देती है, पर वो असरदार नहीं होता। वो दर्द में चीखती है। तभी उसका पेट फटता है और एक डरावना एलियन बाहर आता है जो अपने टेंटिकल्स हिलाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ मुश्किल से खुद को बचाती है। मशीन उसका घाव बंद करती है और वो एलियन को अंदर बंद करके भाग जाती है। इसी बीच यानिक को जहाज के सामने कुछ अजीब दिखता है। एक सदस्य जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो म्यूटेटेड फिफील्ड है जो सब पर हमला कर देता है। गोलियों का असर न होने पर उसे फ्लेम थ्रोवर से मार दिया जाता है। एलिजाबेथ दवा लेने इन्फर्मरी पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है कि पीटर जिंदा है, वही शख्स जिससे डेविड बात कर रहा था और जिसके लिए मेडिकल पॉड था। पीटर अपने निर्माता से सीधे मिलना चाहता है, तो डेविड उसे गुफा वाले इंजीनियर के पास ले जाने वाला होता है। एलिजाबेथ उसे चेतावनी देती है कि ये ग्रह वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन कोई नहीं सुनता। दर्द के बावजूद वो सूट पहनकर फिर गुफा की ओर निकल पड़ती है। यानिक उसे रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि ये इंजीनियर का घर नहीं बल्कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगता है जहां वो ब्लैक लिक्विड नाम का हथियार बना रहे थे जो फैलकर उन्हें ही मार गया। यानिक धरती लौटना चाहता है, पर एलिजाबेथ कहती है कि पहले वो बचे हुए इंजीनियर से मिलना चाहती है। उधर पीटर जाने की
तैयारी करता है और मेरेडिथ उसे रोकने आती है। उसे फादर कहती है, लेकिन पीटर उसकी बात अनसुनी कर देता है। जब क्रू गुफा पहुंचता है, डेविड सभी से कहता है कि हेलमेट हटा दें, क्योंकि वह जानता है कि बीमारी हवा में नहीं है, जिससे पता चलता है कि उसने चार्ली के ड्रिंक में काली लिक्विड डाली थी। क्रू नई कमरे में पहुंचता है जहां हजारों सिलेंडर हैं और डेविड इसे कार्गो होल कहता है। इस नए एंगल से यानिक और मेरेडिथ समझते हैं कि यह गुफा नहीं बल्कि एक स्टारशिप है। डेविड मशीन एक्टिव करता है और बताता है कि इंजीनियर्स पृथ्वी जाने के लिए तैयार थे जब काली लिक्विड ने उनका नियंत्रण खो दिया और उन्हें मार दिया। अंतिम इंजीनियर जगाया जाता है। एलिजाबेथ सवाल पूछती है, लेकिन पीटर अपने मर्सिनरी से उसे चुप करवा देता है और खुद दार्शनिक सवाल पूछता है। डेविड प्रोटो इंडो यूरोपीय में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंजीनियर डेविड का सिर लेकर पीटर को मार देता है। फिर वह एलिजाबेथ को धक्का देकर मर्सिनरी को मारता है। शिप पर मेरेडिथ डेविड की आंखों से पीटर की मौत देखती है और यानिक को ग्रह छोड़ने की तैयारी करने का आदेश देती है। एलिजाबेथ भागती है जब इंजीनियर अपनी शिप को पृथ्वी की ओर उड़ाता है। जमीन पर कई रास्ते खुलते हैं और एलिजाबेथ उनके बीच से कूदती है। यानिक को कॉल करती है कि इंजीनियर को रोको, वरना काली लिक्विड पृथ्वी पहुंच जाएगी और इंसानों को नष्ट कर देगी। प्रोमेथियस युद्धपोत नहीं है। मेरेडिथ चाहती है कि कुछ न करके छोड़ दें, लेकिन यानिक उसकी अनदेखी करता है और अपने पायलट्स को आयन प्रोपल्शन गर्म करने का आदेश देता है, जिससे शिप गोली बन जाएगी। मेरेडिथ शिप से बाहर भागती है। यानिक पायलट्स को भी ऐसा करने का आदेश देता है, लेकिन पायलट्स अपने कप्तान के साथ नीचे जाना पसंद करते हैं। कुछ ही सेकंड में दोनों शिप्स हवा में टकराकर इंजीनियर को जाने से रोक देती हैं, लेकिन शिप्स अब जमीन पर गिरती हैं। एलिजाबेथ और मेरेडिथ को बचने के लिए भागना पड़ता है। मेरेडिथ तेज नहीं होती और मर जाती है, लेकिन एलिजाबेथ पास के पत्थर के पास छिपकर बच जाती है। फिर एलिजाबेथ प्रोमेथियस में जाकर कुछ सामान लेती है और अंदर से अजीब आवाजें सुनती है। एक कुल्हाड़ी लेकर वो आगे जाती है और पाती है कि उसकी एलियन संतति मेडिकल पॉड से निकल चुकी है और बहुत बड़ी हो गई है। उस समय डेविड एलिजाबेथ से संपर्क करता है और भागने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इंजीनियर आता है और एलिजाबेथ को मारने के लिए दीवार से टकराता है। एलिजाबेथ जल्दी सोचती है और पीछे का दरवाजा खोलती है, जिससे उसकी संतति तुरंत इंजीनियर पर कूदती है। एलिजाबेथ भागती है। संतति इंजीनियर के गले में ओविपोजिटर डालती है और उसे काबू में कर लेती है। शिप के बाहर एलिजाबेथ टूट रही होती है जब डेविड संपर्क करता है और बताता है कि इंजीनियर्स की और शिप्स जमीन के नीचे हैं और वह उन्हें चला सकता है। एलिजाबेथ डेविड के सिर और शरीर को बचाने जाती है, लेकिन वह चाहती है कि पृथ्वी लौटने की बजाय इंजीनियर के ग्रह जाएं, और डेविड मान जाता है, भले ही उसे समझ नहीं आता कि वह उत्तर क्यों चाहती है। डेविड और एलिजाबेथ जब एलियन शिप से ग्रह छोड़ते हैं, एलिजाबेथ प्रोमेथियस में वापस जाती है और पृथ्वी को संदेश भेजती है कि क्या हुआ। कुछ समय बाद मृत इंजीनियर के अंदर से काली एलियन निकलती है। यह कहानी रिप्ली की कहानी से जुड़ी हुई साबित होती है और इसी हैरानी में और बस यहीं पर यह फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही धमाकेदार और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की पहली झलक आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा शानदार कहानियां हम लाएंगे।